सो फाइनली हमने जेंगो के जो कोर सिस्टम फोल्डर्स हैं उनका पूरा स्ट्रक्चर देख लिया, फाइल देख ली, समझ लिया है कि कैसे ये सारी फाइलें अपने आप में मेंटेन करके रखी गई हैं। और ये भी हमको पता चल गया है कि किसी भी फ्रेमवर्क के कोर फाइलों को हम एज ए बिगनर छेड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक हमको उनका आइडिया नहीं हो जाता है तब तक उनमें किसी भी तरीके का प्रैक्टिस जो है वो हमारे फ्रेमवर्क के सिस्टम को इधर उधर कर सकता है। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हम जब भी यूज करें तो हम ये ध्यान रखें कि हम कहाँ क्या चेंजेस कर रहे हैं। अब हमारा काम क्या है कि हम अपने जेंगो ऐप, हमारा पूरा जेंगो ऐप कंप्लीट हो चुका है। हम एक का क्या कहते हैं नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा समझ चुके हैं कि कैसे ये पूरा का पूरा वर्क करता है, कैसे हम मॉडल बना रहे हैं, कैसे हम व्यू बना रहे हैं, कैसे हम टेम्पलेट्स की फ़ाइलों को मैनेज कर रहे हैं, कैसे हम स्टैटिक की फ़ाइलों को मैनेज कर रहे हैं, उनको स्टोर करके रख रहे हैं। ये पूरा काम हो चुका है। फाइनली जो हमने पोल्स वाला एप्लीकेशन बनाया है, दैट मीन्स कि अगर हम अपना एक्सप्लोरर ट्रे ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये हमारा पोल्स वाला जो ऐप है, इसी ऐप को अब हम रीयूजेबल ऐप में कन्वर्ट करेंगे। इसको करने से फ़ायदा क्या होगा, इनकेस मान लो मैं ऐसा एक एप्लीकेशन बनाया हूँ जिसका कि मैं 2, 4, 10 अलग अलग जेंगो फ्रेमवर्क में यूज कर सकता हूँ। सो मैं इसको उठा के रीयूजेबल में कन्वर्ट करूँगा। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे हम पाइथन में क्लास में या हमको जैसे कोई लाइब्रेरी यूज करनी रहती है तो हम क्या करते हैं, उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं और फिर उसको यूज करते हैं। वैसा ही कुछ काम पोल्स का भी है, क्योंकि जेंगो जो है वो भी पूरी की पूरी एक लाइब्रेरी ही है और उस लाइब्रेरी के अंदर नंबर ऑफ लाइब्रेरीज हैं। इसी तरीके से जैसे हमको एक जेंगो मिल रहा है उसी तरीके से हम पोल्स को भी कन्वर्ट करके बनाएंगे, लेकिन इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना हमको ज़रूरी है। जैसे कि कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं कि हम कैसे कैसे इसमें काम करेंगे, उन्हीं की हम बात करते हैं। पहले उनको पहले समझ लेते हैं कि ये कैसे कैसे वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं जिसको introduction.md फाइल में मैंने स्टोर किया है। ठीक है, ये आपको जेंगो का जो ये रिपोजिटरी मिलेगा, इसमें ठीक बाहर introduction.md नाम की फाइल पड़ी है, वहाँ पे ये कोड मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए थोड़ी और चीज़ें, जैसे अब आप जिस स्टेज पे हो यहाँ से आप कुछ और चीज़ें पढ़ सकते हो। जैसे कि जितना भी रीयूजेबिलिटी का केस है, जो यानी कि जैसे हम पाइथन के अंदर रीयूजेबल एप्लीकेशन बना रहे हैं या बाकी सारी चीज़ें जो मिलती हैं या अदर लाइब्रेरीज, ऐसे सारे काम के लिए हमको यूज करना रहता है पाइथन पैकेज इंडेक्स। ठीक है, सॉरी ये मैंने गलत बता दिया, नहीं सही है, ठीक है, ओके। पाइथन पैकेज इंडेक्स जो है pypi.org, ठीक है, यहाँ पर हर एक लाइब्रेरी का कलेक्शन पड़ा हुआ है, सारी की सारी। तो इसका लिंक मैंने यहाँ पर दे रखा है, आप यहाँ पर जाना introduction.md फाइल पे और वहाँ से इसके बारे में आपको मिल जाएगा। तो आपको अगर थोड़ा बहुत जानकारी लेनी है तो वो जानकारी आप ले सकते हो। जैसे मैं अगर यहाँ पर आया, आल्ट क्लिक करके मैंने क्लिक किया, ओपन किया, यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, जो पाइपी की सारे के सारे यानी कि पाइथन के जितने भी पैकेजेस हैं वो सारे के सारे हमें यहाँ पे मिलते हैं। आप थोड़ी सी R&D के लिए यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो, थोड़ा जान सकते हो इसके बारे में, अगर आपको थोड़ा और जानकारी लेनी है इसके बारे में तो यहाँ से काफ़ी सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। यहाँ से आप थोड़ा इसके बारे में और अच्छे से समझ सकते हो। तो इसका लिंक जो है यहाँ पर दे दिया हूँ। इसके अलावा दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे कि जेंगो के जितने भी पैकेजेस हैं, हम जैसे जेंगो में यूटिल्स का यूज किया और बाकी हमने क्या कहते हैं व्यू का यूज किया, बहुत सारी लाइब्रेरियां हमने जेंगो के अंदर यूज की अभी तक। इन सारी चीज़ों की जानकारियां आपको मिल जाएंगी इस लिंक के अंदर jangoPackages.org। तो इसको भी हम ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर भी देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है। ये सारे के सारे जैसे जेंगो के अलग पैकेजेस हमको अलग मिल जा रहे हैं और पाइथन के अलग, तो इनके बारे में आप पढ़ सकते हो, जानकारी ले सकते हो। ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हम यूज करते हैं और नीचे ऐप्स है, फ्रेमवर्क्स हैं, अदर प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप यहाँ से भी जाके थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसका भी लिंक आपको रिपोजिटरी में यहाँ से मिल जाएगा और मैं इसको कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूँ। तो फाइनली हम आ गए वहाँ पर कि हम कैसे रीयूजेबल एप्लीकेशन बनाएंगे। तो
पॉइंट यहाँ पे मैंने लिख दिया, आराम से आप स्क्रीन करके क्या कहते हैं वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ लेना, समझ लेना। अदरवाइज रिपोजिटरी में आपको introduction.md फाइल मिलेगी, वहाँ से भी ये सब कुछ पता चल जाएगा। फिलहाल हमें वर्क क्या करना है, सबसे पहले तो हमारा जो आपको याद होगा जब हमने ऐप्स बनाया था तो इस ऐप से पहले हमने जेंगो फ्रेमवर्क इंस्टॉल किया था, और जो फ्रेमवर्क हमने इंस्टॉल किया था उस समय हमने अपने प्रोजेक्ट को एक नाम दिया था। जैसे यहाँ पर प्रोजेक्ट को नाम मैंने दिया था माई साइट, और इसके अंदर फ्रेमवर्क से रिलेटेड सारी सिस्टम फाइलें पड़ी हुई है। उसी में से सबसे पहली फाइल हमने यूज की थी जब बहुत पहले, यानी कि स्टार्टिंग वीडियोस में अगर हम जाते हैं वहाँ की बात करते हैं। असुविधा के लिए खेद है, हम बात कर रहे थे, सेटिंग पे पहुँचे थे। तो जब हमने जेंगो फ्रेमवर्क को इंस्टॉल किया था, सबसे पहला काम हमने किया था सेटिंग में जाकर हमने चेंजेस किए थे। चेंजेस क्या थे कि हमारा pols.app.polsconfig नाम का हमने एक लाइन लिखा था इंस्टॉल्ड ऐप में। दैट मीन्स कि हमने एक नया एप्लीकेशन बनाया था जिसको कि हमने लिंकअप किया था। इसके बाद में फिर हमने यूआरएल्स में क्या किया था, जो हमारा पोल्स वाला एप्लीकेशन है उसमें भी एक यूआरएल्स था जिससे हमने वैल्यूज को पास किया था, और यहाँ पे हमने फिर क्या किया था, पाथ क्रिएट किया था कि ठीक है पोल्स स्लैश करके है, और इसमें इंक्लूड क्या था कि pols.urls, मतलब कि हमारा पोल्स एप्लीकेशन के अंदर जो यूआरएल्स फाइल है उसको हमने यहाँ पर इंक्लूड किया था। दैट्स वाई जब हम अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं तो स्लैश पोल्स करने पे वो एप्लीकेशन हमें मिल जाता है। इसके अलावा फिर नेक्स्ट चीज़ क्या है कि ये सारा काम तो हमने कर लिया। अब जैसे कि ये सारा काम किया तो इसके बाद में एक क्वेश्चन और रह जाता है कि आप ये कहोगे कि फिर लाइब्रेरी और हमारा जो एप्लीकेशन है इसमें डिफरेंस क्या होगा। ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कभी कभार पूछा भी जाता है। तो सिंपली क्वेश्चन क्या होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैकेज एंड रीयूजेबल ऐप। पैकेज का मतलब क्या होता है, पैकेज मतलब हमारी यही लाइब्रेरीज जो हम अभी तक यूज करते आए हैं। जैसे कि मैंने numpy का अलग से एक प्लेलिस्ट बनाया है, वो क्या है, numpy हमारे पाइथन की एक लाइब्रेरी है जो कि हमें एरे फॉर्मेट में वैल्यूज को, मीन्स कि मैट्रिक्स के फॉर्मेट में हमको वैल्यूज एज अ रिजल्ट लाकर देता है। बहुत सारा काम है numpy का। तो वैसे आपने पांडास का नाम सुना है, मैटप्लॉटलिब का, ये सब क्या है, लाइब्रेरीज है। दैट मीन्स कि पैकेज है। पैकेज का मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ फाइल्स या कलेक्शन ऑफ फोल्डर्स, जिसके अंदर मल्टीपल फोल्डर्स हो सकते हैं, उनके अंदर मल्टीपल फाइल्स हो सकती है, और वो फाइल्स क्या हैं, नंबर ऑफ क्लासेस का कलेक्शन है। तो ये चीज़ तो पैकेज के अंदर होता है। लेकिन ऐसे ही हम जो ऐप की बात कर रहे हैं कि रीयूजेबल ऐप बना रहे हैं, उसका क्या मतलब है। इसमें और पैकेज में बस एक ही अंतर है, अदरवाइज सारा का सारा काम सेम टू सेम है। जैसे मैंने अभी बात आया था कि जेंगो जो है वो भी अपने आप में एक लाइब्रेरी है, लेकिन अब जो हम ऐप रीयूजेबल ऐप में कन्वर्ट कर रहे हैं उसमें एक्चुअल में डिफरेंस बस इतना है कि आपको याद होगा जब हम पाइथन में क्लास बनाना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर हमको कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ता है, और किस नाम से क्रिएट करते हैं, इनिट के नाम से, _init _। तो जैसे हम वहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं क्लास में, वैसे ही जब हम कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो उस एप्लीकेशन में ये एक फाइल बाय डिफ़ॉल्ट हमको मिलती है इनिट। डजंट मैटर कि ये ब्लैंक है। जैसे कि हम अगर हमारे पोल्स वाले एप्लीकेशन में जाएं तो यहाँ पर आपको एक फाइल मिलती है इनिट, ठीक है। दैट मीन्स कि इनिशियलाइजेशन फाइल है, ये हमारे केस में ब्लैंक ही पड़ी हुई है। बिल्कुल ये शुरुआत में ब्लैंक ही मिलती है, या ब्लैंक नहीं भी हो सकती है। लेकिन यही एक फाइल डिफरेंस क्रिएट करता है कि ये इनिट फाइल हमको केवल और केवल हमारे रीयूजेबल एप्लीकेशन के अंदर मिलता है, जिस एप्लीकेशन को हम रीयूजेबल बना रहे हैं। बाकी सारी पैकेजेस के अंदर हमको ये सब कुछ नहीं मिलता है। डायरेक्ट नंबर ऑफ क्लासेस हैं, नंबर ऑफ मेथड्स हैं, नंबर ऑफ फाइल्स और फोल्डर्स हैं। लेकिन जो हमारा रीयूजेबल एप्लीकेशन हम बनाते हैं उसके अंदर ये एक फाइल जरूर हमको मिलेगी ही मिलेगी, और इस एक फाइल की वजह से ही हम अपना जो एप्लीकेशन बनाए हैं उसको रीयूज कर रहे हैं। और यहाँ पर भी एक कंडीशन है कि जो हम ये रीयूजेबल एप्लीकेशन बना रहे हैं असल में इसका यूज हम जेंगो फ्रेमवर्क के अंदर ही करेंगे। मान लो कि हमने 2, 4, 10 अलग अलग जेंगो के प्रोजेक्ट बना रखे हैं, और हमारे उन सारे अलग अलग फोल्डर प्रोजेक्ट्स में हमें किसी एप्लीकेशन को बार बार यूज करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, बस उसको एक पैकेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, और इसके बाद में जैसे हम नॉर्मल लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करते हैं वैसे ही फिर हम उसको अपने जिस किसी भी प्रोजेक्ट में, जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर रिक्वायरमेंट होगा वैसे ही हम डाउनलोड करेंगे। तो एक नए पैकेज को इंस्टॉल करने का तरीका हमको बहुत पहले से पता है कि हम पिप पैकेज का इंस्टॉल करते हैं, पिप पैकेज की मदद लेते हैं, और उसके थ्रू टर्मिनल में या हम अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लें और वहाँ पे पिप पैकेज के थ्रू हम
सिंपली कोई भी पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं, एकदम सेम टू सेम वैसे ही जो हम अभी आगे चल के रीयूजेबल एप्लीकेशन कन्वर्ट करेंगे, सॉरी, उसको भी हम इंस्टॉल करेंगे सेम टू सेम इसी तरीके से। तो ये तो हमारी बात हो गई, और शायद अभी आपका जो डाउट है एक वो डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैकेज या ऐप, या कि हम लाइब्रेरीज ही क्यों यूज कर रहे हैं या हम ऐप्स को इस तरीके से क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ और इसी के लिए मैंने लिखा हुआ है कि init.py क्यों होता है, आप फोल्डर में इसके थ्रू क्या करते हैं, वही सारी चीज़ें जो अभी हमने बात की है। इसके अलावा अब हमारा स्टार्ट होता है वर्क, जो असल में हमको करना है कि हम कैसे अपने इस पोल्स वाले एप्लीकेशन को रीयूजेबल एप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका पूरा का पूरा काम जो है वो बड़ा ही सिंपल और शॉर्ट है। इसको समझने से पहले एक बार हम अपने पूरे के पूरे फाइल स्ट्रक्चर को एक बार फिर से रिकॉल कर लें, देख लें कि अभी तक हमने जो काम किया था उससे हमारा फाइल स्ट्रक्चर क्या बना था। तो यहाँ पर शायद आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो, तो मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ा सा, एक्सप्लोरर को बंद करके हम चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, जस्ट यहाँ पर, ठीक है। अभी हमारे प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर बना है वो कुछ इस तरीके से है कि माई साइट, उसके अंदर manage.py नाम की फाइल है जिसके थ्रू हम अपने सर्वर को रन कर रहे हैं, हमारा जेंगो सर्वर स्टार्ट कर रहे हैं और इसके बाद में हम उसको ब्राउज़र पे देख रहे हैं। इसके अंदर जो हमारा मेन फ्रेमवर्क की फाइलें थी वो कुछ ऐसे थी। इसके अलावा जो हमने पोल्स वाला एप्लीकेशन बनाया उनकी फाइलें कुछ इस तरीके से है। माइग्रेशन आपको याद होगा हमने किया था। हमने माइग्रेशन क्यों किया था, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपको उसका आंसर कमेंट में मुझे बताना है कि वाई वी यूज माइग्रेशन, या वाई दिस माइग्रेशन फोल्डर यूज्ड इन पोल्स एप्लीकेशन। फिर मॉडल्स था, मॉडल्स के अंदर हमने डेटाबेस के टेबल के लिए क्लासेस बनाई थी। स्टैटिक फोल्डर जिसके अंदर हमने एप्लीकेशन के नाम से फोल्डर क्रिएट किया था और उसमें फिर हमने इमेजेस रखी थी, और उसके अलावा फिर हमने नंबर ऑफ CSS फाइलें या JS फाइलें रख सकते हैं। ये सारा काम हमने किया। यहाँ पर मुझे आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन ये पूछना है कि हमने स्टैटिक फोल्डर के अंदर पोल्स एप्लीकेशन क्यों क्रिएट किया, यानी कि पोल्स का नाम से फोल्डर क्यों क्रिएट किया है। उसी तरीके से हमने टेम्पलेट्स बनाया था और इसके अंदर हमने HTML फाइल्स रखी थी। लेकिन यहाँ पर भी मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए है कि हमने टेम्पलेट्स फोल्डर बनाया तो हमने डायरेक्ट उसके अंदर HTML फाइलें क्यों नहीं रखी, क्यों हमने एक पोल्स नाम का फोल्डर बना के फिर इसके बाद में हमने फाइलें रखी। और नीचे फिर हमने याद ही होगा हमने प्रीवियसली टेस्ट केस बनाए थे जिसके लिए वो सारे के सारे टेस्ट केस हम test.py फाइल के अंदर रख रहे थे। URLs और व्यूज का काम भी आपको पता है। और एट द लास्ट फिर हमने टेम्पलेट्स नाम का एक फोल्डर हमारे ठीक मेन रूट फोल्डर में बनाया था जहां पर कि हमको manage.py फाइल मिलती है। ये हमने क्यों किया था, ये छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए कि ये वर्क हमने क्यों किया था। आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके मुझे कमेंट में बताइए। सिंपली ये आपके लिए है, आप बताना चाहते हैं नहीं बताना चाहते, वो सिंपली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर आपको पता है और आप स्टार्टिंग से जेंगो के पूरे फ्रेमवर्क के सारे वीडियोस को देखते हुए आ रहे हो, फॉलो कर रहे हो, इंटरेस्ट है, तो ज़रूर आप इस समय अपना दिमाग लगाना चाहोगे और बताना चाहोगे। इस चीज़ पे कतई फोकस मत करो कि सही होगा गलत होगा क्या होगा, और कहीं सर्च करने जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ईमानदारी से अभी तक आपने जितना किया है उसके बिहाफ पे आपके दिमाग में जो चीज़ आ रही है बस वही यहाँ पर लिखो, क्योंकि देख के बताना तो आसान होता है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपने दिमाग पे हम जोर डालना चाहते हैं, हम सोचना चाहते हैं कि अभी जितना हमने किया उसके बिहाफ पे हम क्या बेस्ट आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे चीटिंग नहीं करनी है, सिंपली जो आता है बस वही, क्योंकि हम जाहिर सी बात है नए हैं, इस केस में एकदम नए हैं, हमको अभी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो हम मास्टर लेवल के जवाब इस समय नहीं दे सकते हैं और ना ही हम एक दूसरे को इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। हम नए हैं, हम गलतियां करेंगे, सीखेंगे, बस यही यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर था ये तो हमने देख लिया। अब सवाल ये उठता है कि इसके आगे हम कैसे वर्क करने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको ज़रूरत पड़ेंगी। तो थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, जस्ट अ सेकेंड, हम नीचे चलते हैं। एक्चुअल में मुझे नीचे कहना था, एंड हम आ गए लास्ट में। तो असल में हमें दो टूल्स इंस्टॉल करने हैं, मतलब कि दो पैकेजेस हमको चाहिए हैं जिसके थ्रू हम अपने एप्लीकेशन को रीयूजेबल एप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे।
तो पहला तो है कि स्टेप अप टूल्स एक है और दूसरा जो है वो है डिस्ट्रीब्यूट। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेता हूँ और फिर मिलता हूँ। सो थ्योरी का पार्ट तो मैंने लिख लिया। पहला क्या है, सेटअप टूल्स। सेटअप टूल्स पैकेज एक हमें इंस्टॉल करना है पिप की मदद से और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूट। इन दोनों के यूज से ही हम अपने एप्लीकेशन को रीयूजेबल एप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे। सेटअप टूल्स के बारे में आप सर्च करके पढ़ सकते हो कि व्हाट इज सेटअप टूल्स इन पिप पैकेज, दूसरा डिस्ट्रीब्यूट है। इन दोनों के बारे में आप थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब दूसरा काम हमारा बस यही है कि हम अपने एप्लीकेशन को उठा के एक सही जगह पे रखें जहां से कि हम इसको रीयूजेबल एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकें। लेकिन ये करने से पहले एक बार हम अपने सेटअप टूल्स को इंस्टॉल करने के लिए लगा देते हैं। तो टर्मिनल को ओपन करते हैं एंड सिंपली टर्मिनल को ओपन करके हमको क्या चलाना है, पिप इंस्टॉल एंड पेस्ट सेटअप टूल्स। तो देखते हैं ये पैकेज ये गेट करता है इंस्टॉल करने के लिए कि नहीं। एक बार ये कंफर्म हो जाए सो दैट दूसरा हमको क्या चलाना है कमांड, पिप इंस्टॉल डिस्ट्रीब्यूट। इन दोनों के इंस्टॉल हो जाने के बाद में फिर हमारा इसको अभी हम बैकएंड में चलने देते हैं क्योंकि इसको थोड़ा सा समय लग सकता है गेट करके पैकेज को फिर इंस्टॉल करने में, डाउनलोड करके इंस्टॉल करने में। तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड सेटअप टूल्स इन, अच्छा ये पहले से ही पैकेज मेरे पाइथन में लिब में साइट पैकेज में पड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया। दूसरा पैकेज जो है हमारा पिप इंस्टॉल डिस्ट्रीब्यूट, एंटर। इसको भी चेक कर लेते हैं सो दैट की कंफर्म हो जाए कि ये पैकेज पड़ा हुआ है कि नहीं। अगर ये भी पड़ा हुआ है दैट मीन्स कि ओके, डिस्ट्रीब्यूट नहीं पड़ा हुआ है, ये इसको कलेक्ट कर रहा है। तब तक हम क्या करते हैं, हमारे पैकेज को रीयूजेबल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है। ओके, यहाँ पे कुछ एरर मिल गया हमको, बहुत भारी भरकम एरर मिला है, डाउनलोडिंग डिस्ट्रीब्यूशन कमांड एरर आउट विथ एग्जिट। ओके, मुझे लगता है कि वो मिनिमाइज करने की वजह से कुछ एग्जिट हो गया। एक बार फिर से करते हैं, दैट मीन्स कि इसको हम चलने देंगे, इसको हम छेड़ेंगे नहीं अभी के लिए। ओके, कुकर की सीटी थोड़ा परेशान कर रही है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। कमांड एरोड आउट विथ एग्जिट स्टेट 1 python setup.py info check the logs for full command output. You are using pip version, however version 2.3 is available. You should consider upgrading via the ओके, दैट मीन्स कि पिप का नया पैकेज आया हुआ है और इसको पहले अपडेट करना पड़ेगा। तो ठीक है, हम करते हैं पिप इंस्टॉल अपग्रेड। ओ गलत हो गया, पिप पूरा का पूरा नहीं हुआ, पाई कलेक्टिंग कर रहा है। नो 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 नो। अब जैसे ये गलती हुई है ना, पिप इंस्टॉल अपग्रेड पाई, तो ठीक है इसको ये इंस्टॉल कर ले, कोई बात नहीं है। हमको अपडेट करना था पिप को। अगर ये यहाँ पर गलती क्या कहते हैं एरर देता है दैट मीन्स कि हमको पाइथन लिख के इसके बाद में ये कमांड लिखना है। ओके, परफेक्ट हो रहा है। 20.2.3 इंस्टॉल कर रहा है। अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे देख रहे हो 20.2.2 जो पिप का वर्जन था उसको पहले ये फाउंड करके अनइंस्टॉल कर रहा है, इसके बाद में हमारे लेटेस्ट पिप वर्जन को इंस्टॉल कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी आ सकती है, तो आपको सबसे पहले पिप पैकेज को अपडेट करना पड़ेगा। टाइमली ये अपने आप को ज़बरदस्ती अपडेट कराता रहता है, आगे बढ़ना ही नहीं देता है। तो एक बार ये हो जाए फिर देन हम could not install package due to an environment error, access is denied। ठीक है ठीक है ठीक है, और चेक द परमिशन। ओके, उम्मीद है कि मेरे इन्वायरमेंट में 3.7 पॉइंट को लेके मैं पिप पैकेज को इंस्टॉल करता हूँ, बिकॉज इन केस हो सकता है कि मैंने इन्वायरमेंट जो सेट कर रखा है वो कर रखा है 3.7.4 पाइथन वर्जन पर। तो एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो एक बार हम पिप इंस्टॉल डिस्ट्रीब्यूट को फिर से इंस्टॉल कर ही लेते हैं और फाइनली उम्मीद है कि इस बार ये हमको एरर ना दे।
बहुत ही भारी भरकम एरर दे दिया फिर से इसने। फुल फॉर कमांड आउटपुट, ओके, सो व्हाई नॉट चेंज पाइथन वर्जन अगेन एंड ट्राई अगेन द कमांड pip install distribute। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा समय लगेगा, इसको मैं चेक करता हूँ अभी कि ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन आप अपने केस में इसको इंस्टॉल करके देखिए। pip install distribute एंड pip install setup tools, दो अलग अलग कमांड आपको रन करने हैं, दो अलग अलग पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए। ये हो जाने के बाद में हमारा काम क्या है कि हम अपने जो इस एप्लीकेशन को, जो हमारा एप्लीकेशन था पोल्स वाला, ये पोल्स वाला, इस पोल्स वाले एप्लीकेशन की सबसे अच्छी बात क्या है कि इस पोल्स एप्लीकेशन की जितनी भी फाइलें थी वो सारी की सारी यहीं पे पड़ी हुई हैं। जस्ट ए सेकेंड, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो हमको थोड़ा सा ऊपर चल के एक चीज़ कंफर्म करनी है कि हम पोल्स वाले एप्लीकेशन के अंदर थे और पोल्स वाले एप्लीकेशन के अंदर स्टैटिक का फोल्डर बनाया गया है और मैंने एक फ़ोल्डर स्टैटिक का बाहर बना लिया है। ये गलती की है मैंने। पोल्स वाले फोल्डर के अंदर अगर हम आते हैं तो यहाँ पे टेम्पलेट्स है, ठीक है, टेम्पलेट्स यहाँ पे मिल रहा है। ओके, ये तो भारी गलती कर रखी है। ठीक है, यहाँ पे हमको इस चीज़ को करेक्ट करना है। गलती ये हुई है कि हमको पता है पोल्स एप्लीकेशन एकदम सेपरेट है, इसके टेम्पलेट्स की फाइलें सारी की सारी पोल्स एप्लीकेशन के अंदर पड़ी हुई हैं, उसी तरीके से स्टैटिक फाइलें भी पोल्स के अंदर ही होनी चाहिए, क्योंकि जब हम इसको रीयूजेबल में कन्वर्ट करेंगे तो जिस किसी भी नए हम जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर इसको मूव कर रहे हैं वहाँ पे हमें ये स्टैटिक फाइलें भी चाहिए होंगी, अदरवाइज़ हमको प्रॉब्लम मिलेगी। तो अब कहीं भी कुछ भी करने से पहले इसको उठा के हम एप्लीकेशन फोल्डर के पोल्स फोल्डर के अंदर ले चल के ड्रैग ड्रॉप करते हैं। और ये करने के साथ में अब सबसे पहले, ये एक मिस्टेक थी मेरी, अगर आपने नहीं किया है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप चल के सबसे पहले ये चेक करो कि क्या स्टैटिक फोल्डर जो था वो पोल्स के अंदर था कि नहीं था। ये माइट भी कहीं ड्रैग ड्रॉप करने में गलती हो गई है और ये बाहर निकल आया था फोल्डर। जो हमारी स्टैटिक फोल्डर था, जो कि हमारे पोल्स एप्लीकेशन के लिए हमने स्टैटिक फाइलें बनाई थी, इमेजेस वगैरह बनाई थी, उनको हमें लाकर हमारे पोल्स एप्लीकेशन के अंदर रखना है। जितनी भी फाइलें पोल्स एप्लीकेशन से रिलेटेड हैं, उससे जुड़ी हुई हैं, और वो सारी की सारी फाइलें इसी पोल्स फोल्डर के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। तो अब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम अपने सर्वर को रन कर लेते हैं एक बार, सो दैट कि ये क्लियरिफाई हो जाए कि सारी पोल्स की फाइलें पोल्स के अंदर ही हैं और इस समय हमको कोई एरर नहीं मिल रहा है। ओके देन, सर्वर तो रन कर लिया और सर्वर रन करने के साथ में कहीं कोई एरर नहीं मिला है। यही एक सबसे अच्छी चीज़ है। जैसे कि मैंने गलती भी की थी, स्टैटिक का जो फोल्डर था वो बाहर पड़ा था और उसको अंदर लाके मैंने पोल्स फोल्डर के अंदर लाके रख भी दिया है। इससे कहीं पर भी कोई एरर नहीं आया, क्योंकि हमेशा जेंगो फ्रेमवर्क को फाइल सर्च करनी होती है कि ठीक है, मैं एक एप्लीकेशन रन कर रहा हूँ, उसकी स्टैटिक फोल्डर नाम से कहीं पर भी मुझे फोल्डर मिला, उसके अंदर गया, एप्लीकेशन के नाम से एप्लीकेशन मिल गया और वो उसको तुरंत यूज कर लेता है। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसी की वजह से जब मैंने गलती भी की थी तब भी मुझे कुछ पता नहीं चल पाया था, बट अब इस जगह पर इस चीज़ की ज़रूरत थी, तो इसीलिए हमको ये पहले चेक कर लेना ज़रूरी था। तो मैंने यहाँ पर रन भी कर दिया है ब्राउज़र में एप्लीकेशन को। ये यहाँ पर हमको आउटपुट दिख रहा है और एज इट इज़ जैसा हमने किया था वैसा ही मिल रहा है। एक बार हम क्वेश्चंस पे भी क्लिक करके इसको क्लियरिफाई कर लेते हैं, सब कुछ सही चल रहा है। तो सब कुछ सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हम वापस आते हैं। ये एक मिस्टेक आपने अगर की हुई है तो फिर से मैं बताते चलूँ कि मैंने स्टैटिक का फोल्डर पोल्स एप्लीकेशन के बाहर रखा हुआ था, उसको उठा के आपको लाकर सिंपली पोल्स एप्लीकेशन के अंदर रखना है। एंड देन इसके बाद में हमारा काम क्या है कि हम अपनी मेन डायरेक्टरी, यानी कि जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है, यहाँ पर इसी वाले यहीं पर, यानी कि माई साइट के, जो माई साइट है, इसी के अंदर हम एक ऐप फोल्डर बनाएंगे। और ये फोल्डर असल में हम किसके नाम से बनाते हैं, जेंगो डैश करके हमारे एप्लीकेशन के नाम से हमने एक फोल्डर बनाया, जेंगो डैश पोल्स। और असल में हमको करना क्या है, असल में हमको जो हमने ये नाम दिया जेंगो डैश पोल्स, आप कुछ भी नाम अपने हिसाब से प्री के लिए दे सकते हो, जैसे हमने जेंगो दिया है आप अपने नाम से कुछ भी रख सकते हो। बस मैटर ये करता है कि ये फोल्डर का नाम किसी और
एग्जिस्टिंग फोल्डर से क्रैश ना करे, किसी और से मिलता हुआ ना हो। तो आप अपने नाम से भी बना सकते हो या जिस किसी नाम से बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, बस कंडीशन यही है कि वो किसी और से मैच ना करता हुआ हो। तो हमने नाम दे दिया कि Django डैश पोल्स, ठीक है। इसके बाद में हमें करना क्या है कि ये जो हमारा पोल्स वाला फोल्डर है, ये पूरा का पूरा फोल्डर असल में अब हमारा नाम चेंज करके इसको हमने कर दिया है Django डैश पोल्स। और अब हमको हमारी जो फाइलें हैं ऐप्स की उसको इसके अंदर ले चल के रखना है, और इसके बाद में हमें एक रीडमी फाइल क्रिएट करनी है, जैसे कि हमने यहाँ पर रीडमी किया था, लेकिन ये रीडमी हमने गिटहब के लिए किया था। लेकिन अब जो हम क्रिएट करेंगे वो असल में क्या है कि एक चीज़ यहाँ पर और हम जान लें कि जब हम एक रीयूजेबल एप्लीकेशन बनाते हैं Django का, इसको आप अपने फ्री लाइसेंस करके आप डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिटी में डाल सकते हैं, या Django की जो कम्युनिटी है वहाँ पर भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन जब हम शेयर करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको फ्री लाइसेंस लेना पड़ता है, एक रीडमी फाइल क्रिएट करनी होती है जहाँ पे आपको बताना होता है कि पैकेज को कैसे आप सेटअप करेंगे दूसरे Django फ्रेमवर्क के अंदर, और इसका लाइसेंस क्या है, आप कितने लेवल की अथॉरिटी दे रहे हैं किसी को फ्री में यूज करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन का क्या है, सेटअप का क्या है। इस तरीके की कई रिक्वायरमेंट की फाइलें यहाँ पर हमको और अलग से बनानी पड़ती हैं। देन इसको आप बेच भी सकते हो, प्राइस इसका सेट कर सकते हो कि इसकी ये फंक्शनैलिटी है, अगर किसी को इस तरीके की चीज़ों की रिक्वायरमेंट है तो वो अपने Django फ्रेमवर्क में इसको परचेज करके लेकर यूज कर सकता है। तो अब नेक्स्ट काम हमारा यही है कि हम ये जानें कि पहले तो हम कैसे अपने पोल्स एप्लीकेशन को उठाकर बाहर रख रहे हैं प्रोजेक्ट के ठीक पेरेंट फाइल में, और इसके बाद में हम कैसे इसको रीयूज करने के लिए लाइसेंस वगैरह सेट करेंगे, सो दैट कि इसको हम पहले अपने लिए यूज करेंगे, एंड देन अगर हमने कुछ एक्स्ट्रा लेवल का बनाया है या हम कुछ यूनिक चीज़ बना रहे हैं तो उसको हम ऑनलाइन भी पब्लिश कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें अब नेक्स्ट काम होगा हमारा, हम करेंगे। इसके अलावा जाने से पहले यहाँ पर क्या कहते हैं, चैनल पे Django की जो प्लेलिस्ट है ये ऑलमोस्ट अब कंप्लीशन के कागार पर है। तो यहाँ पर अभी तक तो फ़िलहाल 40 पूरे के पूरे हमारे वर्क कंप्लीट हो चुके हैं। हमने 40 अलग अलग वर्क यहाँ पर किए हैं, दैट मीन्स कि सीक्वेंस में सिस्टम वाइज पूरा किया है। जो अभी हम देख रहे हैं ये हमारा 41th वीडियो होगा, 41th लेक्चर होगा या वर्क होगा। अब कुछ और लेक्चर बचे हुए हैं, इसके बाद में हम फिर देन मूव ऑन करेंगे हमारे क्या कहते हैं, पहले तो गिटहब जो मैंने छोड़ रखा है, पहले गिटहब पे कुछ और चीज़ों की बातें में मैं वीडियोस बनाऊंगा कुछ दिन, और देन आपको मैं बता दूंगा कि कौन सा लास्ट वीडियो है गिटहब का अभी के लिए। और देन अभी जो पाइथन का फोल्डर मैं बना रहा था, यहाँ पे पाइथन की प्लेलिस्ट जो बना रहा था, यहाँ पे बहुत सारा वर्क नए वाले प्लेलिस्ट में बचा हुआ है, फिर उसको करना है। तो ठीक है, फिर अब नेक्स्ट काम हमारा है कि हम अपने रीयूजेबल एप्लीकेशन के लिए कैसे कैसे किन किन अलग अलग फाइलों को बनाएंगे और उसमें क्या क्या लिखेंगे, और देन लास्ट में हम उसको रीयूजेबल बना के उसको खुद ही फिर इंस्टॉल करके हमारे इसी प्रोजेक्ट के अंदर हम यूज भी करेंगे। ठीक है, तब तक कोड करते रहो, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे पूछो, कमेंट करो, और तब तक बने रहो मेरे साथ में। ठीक है, फिर मिलता हूँ दूसरे टॉपिक में।